हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम अपना एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था सीक्वेंस। उस सीक्वेंस के टॉपिक को बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि सीक्वेंस टॉपिक को और आगे भी बनाइए, तो हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, कि कैसे कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट पर। तो इसी को हमें देखना है। तो अगर आप सबने इससे पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। हम आपको वही रिकमेंड कर रहेंगे कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में आपको सभी सीक्वेंस के अभी तक के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो वह एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने बॉन्डेड सीक्वेंस को डिस्कस किया है और लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस को डिस्कस किया है। तो यह सभी वीडियोज आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए चलिए अपने नोटबुक पर, मेरा नाम ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यही हमारा टॉपिक है। तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर आगे समझते हैं कि कैसे कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन कहता है कि ए रियल सीक्वेंस कहें या सीक्वेंस कहें, बात एक ही है, क्योंकि सीक्वेंस में हम रियल सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे ए रियल सीक्वेंस कहें। ए रियल सीक्वेंस एफ ऑफ एन इज said to be convergent sequence if it has a limit। अगर किसी भी सीक्वेंस के पास एक लिमिट है, जो अब यह रियल नंबर से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी सीक्वेंस जो है, कोई भी नेचुरल नंबर पे अगर हम एफ को ऑपरेट कर रहे हैं और वह रियल नंबर पे जा रहा है तो इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस। तो यह जो आर है यह रियल नंबर है, तो इसीलिए यह लिमिट जो है वह आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहां तक तो बात समझ में आ ही गई होगी, फिर से एक बार रिपीट बस किए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि कैसे भी कोई, तो इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए रियल सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ इट हैज अ लिमिट एल। यानी कि किसी भी सीक्वेंस के पास अगर लिमिट है तो उस सीक्वेंस को ही हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो चलिए इसे ओरली एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली थोड़ा देखते हैं कि कैसे। मान लेते हैं यह एक सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें जो है हमारे नंबर्स हैं। तो अगर यह सीक्वेंस किसी नंबर पर कन्वर्ज कर रहा है तो इसी नंबर को हम कहते थे लिमिट है। इस सीक्वेंस का यह नंबर लिमिट है, और अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट है तो इस सीक्वेंस को ही हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आई होप बात तो समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान हमने देखा था कि लिमिट कैसे निकालते हैं किसी भी सीक्वेंस का। तो अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट है तो उसी सीक्वेंस को ही हम कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट नहीं होता तो उसे हम कुछ और कहते। तो यहां तक बात समझ में आ ही गई होगी। तो लिमिट कैसे निकालते थे कि यल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, या एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते थे इस पॉइंट का, और उसमें देखते थे कि सीक्वेंस के एक से अधिक नंबर आ रहे हैं या नहीं। अगर आते थे तो उसी पॉइंट को हम लिमिट कहते थे, और यह जो सीक्वेंस बनता था उसी सीक्वेंस को अब हम यहां कहेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बात समझ में आ ही गई होगी। अब चलिए देखते हैं, अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं यह चीज देखते हैं। तो इसे हम मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ n इज इक्वल टू l। इसे कुछ ऐसे ही लिखते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट f ऑफ n इज इक्वल टू l। यह भी एक तरीका है। यहां हम अंडरस्टूड कर देते हैं कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यही चीज हम बस ऐसे मान लेते हैं कि यहां लिखा होगा। तो यह हुआ हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन। इसमें क्या देखे थे कि सीक्वेंस जो है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब कहलाता है, जब उसके पास एक लिमिट हो।
और उसे कुछ ऐसे लिखते हैं। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कैसे कोई भी सीक्वेंस के पास लिमिट है, और अगर उसके पास लिमिट है तो वह सीक्वेंस कैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाया। तो चलिए अब देखते हैं उसे। तो चलिए इसे देखते हैं क्या बोल रहा है। यह क्वेश्चन क्या है जिसे हमें प्रूव करना है, इसे ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि दिस सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू 0, यानी कि 1/n जो है वह 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो 0 1/n का क्या हुआ, लिमिट हुआ। यह बात तो आपका समझ में आ ही रही होगी क्योंकि हमने इसे अच्छे से समझा दिया है। और 1/n 0 का क्या होगा, यह कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो अब यहां हमें प्रूफ करना है। इसे आगे चलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो हम प्रूफ में क्या कर रहे थे, हमने लिमिट कैसे निकाला था, ध्यान से देखिए। बोले थे हम कि लेट अस कंसीडर, पहले हमें कंसीडर करना होगा कि एक एप्सिलॉन है जो कि 0 से बड़ा है और पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब यहां इतना हमने कंसीडर कर लिया, लेकिन अगर हमें इसे प्रूफ करना है कि 1/n कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, तो हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी जिसका नाम है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। तो बाई ARCHIMEDEAN, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। अब अगर आप लोगों को यह प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर कर बताइए, हम आपके लिए इस वीडियो को जरूर बनाएंगे। इस पर हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या है। अब इस वीडियो में हमने इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बताना चाहे तो। लेकिन यहाँ हमें बस यूज करना है, तो बस हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, आप बहुत ही आसानी से समझ भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यह प्रॉपर्टी क्या कहता है। यह कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, अगर कोई एप्सिलॉन है, कोई भी नंबर है, ऐसा समझ लीजिए कोई भी नंबर है जो 0 से बड़ा है, तो वहां एग्जिस्ट करता है देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर हम मान लेते हैं k है कोई। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट, कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है कि 0 इज लेस देन 1/k और 1/k इज लेस देन एप्सिलॉन। यह बस ध्यान रखिएगा कि यह चीज क्या बोल रहा है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, बस इतना ध्यान में रखिए। और आगे हम समझाते चल रहे हैं, ध्यान में बस इतना रखिए। आगे बोल क्या रहा है कि यह दिस इंप्लाइज दैट। अब इसको हम क्यों यूज किए हैं, यानी कि क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट क्या इंप्लाई कर रहा है कि अगर यहां आप छोटा सा और चीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर k है तो यह k+1 से छोटा है, और k+1 k+2 से छोटा है, k+2 k+3 से छोटा है। ऐसे करते 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 हम देखते चल जाएंगे। लेकिन अगर इसका हम प्रतिलोम निकालें, यानी कि 1/k, तो इज ग्रेटर देन 1/k+1 के होगा। 1/k जो है वह 1/k+2 से बड़ा होगा। यह बात समझ में आ ही रही है। अब लेकिन यहां ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास 0 इज लेस देन 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन है। अब सब्र रखिए, हम बता रहे हैं कि n कहां से आया है, k की जगह पे। तो अगर हम आगे लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखते चलिए, यहां हमारे पास n जो है वह ग्रेटर और इक्वल है k के। अगर n की जगह पे हम k लिखे तो यह बन गया फार्मूला, और अगर n k से बड़ा होता जा रहा है तो हम इस हिसाब से लिखते चलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए n जो है वह k से बड़ा है, तो यानी कि 1/k अगर होता तो 1/k+1 से बड़ा है, और 1/k+1 1/k से छोटा है। तो जब 1/k से छोटा है 1/k+1, तो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा ना। तो वही हम यूज किए हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। अब
इतना तो हमें प्रूफ हो गया। अब समझ लीजिए हम लास्ट लाइन लिख रहे हैं, तो दिस प्रूव दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ 1/n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू k। यही हमारा प्रूफ था, हमने कर दिया। लेकिन अब आप लोगों को यह बात नहीं समझ में आई होगी कि यह बात कैसे इससे यह बन गया, तो इस चीज को भी हम समझा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो यहां देखिए, अगर हमारे पास 1/n है जो लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, तो 1/n में से अगर हम -0 भी कर दें और जो इधर करते हैं वह इधर भी करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ ऐसे कर दिए -0, ठीक है। तो अब 1/n -0 एप्सिलॉन -0, बात एक ही हुई, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही सेम साइन सब कुछ यूज करते चले। तो 1/n -0 इज लेस देन एप्सिलॉन अभी भी है, लेकिन अब यहाँ अगर हम मॉडुलस वैल्यू यूज कर लें कि दोनों तरफ हम मार लेना मॉडुलस एप्सिलॉन, तो बात तो वही हुई ना, 1/n -0 which is less than एप्सिलॉन, और यहीं से यह बन चुका। बात समझ में आ ही गई। तो यही था हमारा प्रूव करने का तरीका। अब यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, यह भी हमसे कई बार पूछ लेता है कि 1/n कैसे कन्वर्ज कर रहा है 0 पर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, यह हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब अगर अगले वीडियोस को आपको बताना है कि हम अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो चलिए अब मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप सबको यह वीडियो कितना समझ में आया है, और अगला हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं यह भी कमेंट करके बताओ, जिससे हम आप सबको वीडियो जल्दी से जल्दी दे सकें। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खेलते रहो।